And welcome back to the channel. So this video is going to be your 8th class of teaching aptitude for your Jharkhand B.Ed entrance exam. एंड आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जिससे कि हमारे करीब 3 से 4 क्वेश्चन रहे थे प्रीवियस ईयर में। तो ये जो हमारा टॉपिक है वो है इवैल्यूएशन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं मूल्यांकन। तो चलिए एक बार हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद थ्योरी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखते हैं। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स द ट्रू एवेल्यूशन ऑफ द स्टूडेंट इज़ पॉसिबल। निम्नलिखित में से किस विधि से विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन संभव है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो इन सभी टर्म्स को हम लोग समझेंगे। कॉन्टिन्यूस एवेल्यूशन क्या होता है, फॉर्मेटिव एवेल्यूशन क्या होता है। ठीक है, एंड इन क्वेश्चंस को भी हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक ये तो रिमीडियल और डायग्नोस्टिक टीचिंग, वो कल की वीडियो मैंने जो अपलोड करी थी उसमें कवर हो गया था। बहुत ही शॉर्ट सी वीडियो है, अराउंड 10 मिनट्स की। तो जस्ट इसके पहले वाली क्लास है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख लेना, ये क्लियर हो जाएगा। देन आप यहाँ देखो, एक और क्वेश्चन आया था जो कि था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट को भी जानने वाले हैं। इन स्कोलास्टिक डोमेन क्या होता है, कोई स्कोलास्टिक डोमेन क्या होता है, हम लोग सब कुछ समझेंगे। ठीक है, एंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बट इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इवैल्यूएशन हमारे शिक्षण प्रणाली में आया। ठीक है, तो सबसे पहले इवैल्यूएशन मूल्यांकन। तो मूल्यांकन का जो आज का तरीका है, इवैल्यूएशन का जो आज का अपडेटेड जो फॉलो करती है हमारी गवर्नमेंट या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो फॉलो करती है, वो कोई डिफरेंट है पहले की तुलना में। ठीक है, पहले जो होता था, पहले बस मार्क्स बेस्ड था। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में हम क्या देखते हैं कि आज के टाइम में सिर्फ मार्क्स ही नहीं, अदर जो करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसके थ्रू भी बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आराम से समझते हैं। यहाँ पे हम लोग 3 टर्म्स को देखेंगे। सबसे पहले हमारा मेज़रमेंट, जिसको हम लोग मापन बोलते हैं, असेसमेंट जिसको हम आकलन बोलते हैं, इवैल्यूएशन जिसको हम क्या बोलते हैं, मूल्यांकन बोलते हैं। ठीक है, तो जब इवैल्यूएशन आया तो इवैल्यूएशन से पहले 2 चीज़ें हमारी चल रही होती हैं। ठीक है, तो पहले क्या था हमारा मेज़रमेंट को समझते हैं कि मेज़रमेंट क्या होता है। मेज़रमेंट है मापन। ठीक है, और मापन क्या है, इवैल्यूएशन करने का एक बहुत ही छोटा सा तरीका है। ठीक है, बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये जो डायग्राम देख रहे हो उसमें देखो, सबसे अंदर में क्या है, हमारा मापन है। उससे थोड़ा सा डाइवर्स हमारा क्या होता है, असेसमेंट आकलन होता है। और उसके बाद हम लोग इवैल्यूएशन को देखते हैं, जो कि और ब्रॉडर टर्म है। ठीक है, आराम से सबको समझेंगे कि आखिर ये होते क्या हैं। तो देखिए, मेज़रमेंट का मतलब क्या है, मापन। ठीक है, मेजर्स ओनली द क्वांटिटी दैट इज़ नंबर्स। ठीक है, ये क्या मेज़र करता है, बस मात्रा को मेज़र करता है कि इस विषय में बच्चे के अंक कितने आए। ठीक है, हिंदी में मैंने क्या लिखा है, या केवल मात्रा को बताता है। जैसे इस विषय में बच्चे के अंक कितने आए, तो अंक की जब हम बात करेंगे, अंकों के द्वारा बच्चे की एबिलिटी को जब हम मापते हैं, केवल अंकों पर ही जब हम डिपेंडेंट है, तो उसको मेज़रमेंट कहा गया, मापन। ठीक है, और पहले की जो सिस्टम था, पहले जो होता था मूल्यांकन, वो बस मापन बेस्ड होता था। ठीक है, जैसे कि पहले माना जाता था अगर 2 बच्चे हैं, ए और बी, और ए के 84 अंक हैं और बी के 90 अंक हैं। ठीक है, तो मान लिया जाता था कि बी क्या है, 90 अंक लाया है, इसने ज़्यादा लाया है, तो यही क्या है, सबसे ज़्यादा तेज है। लेकिन आज के टाइम में हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग सब चीज़ को कंपेयर करते हैं। ठीक है, कि 90% वाला जो बच्चा है, ठीक है, सिर्फ पढ़ने में ही अच्छा है, लेकिन ए को हम देख रहे हैं कि वो 84 अंक 84% इधर भी लाया है, प्लस वो स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे है। ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आगे है, जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं वो भी उसमें है। ठीक है, तो जो बाल संसद होता है उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो ये सब जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो ए है वो ज़्यादा बेटर है किससे, बी से। ठीक है, लेकिन पहले इन सभी चीज़ों को क्या किया जाता था, इग्नोर कर दिया जाता था। बस अंक बेस्ड था कि अगर इसके इतने परसेंटेज आए, अगर इसके इतने आए हैं, तो वो क्या है, सब वही तेज है। ठीक है, कुछ नहीं देखा जाता था कि किन रिसोर्सेज पर कितना रिसोर्स इस बच्चे को मिला है, कितना कम रिसोर्स किसी और बच्चे को मिला है, कितने मीन्स में वो कैसा परफॉर्म कर पा रहा है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता था और बस मार्क्स बेस्ड होता था। ठीक है,
अंकों के अलावा मापन में किसी अन्य जरूरी तत्व को शामिल नहीं किया जाता था, जैसे बच्चा स्पोर्ट्स में कैसा है, बच्चे का क्लास में व्यवहार कैसा है आदि। ठीक है, ये सारी बातों को मापन में हम लोग इंक्लूड नहीं करते थे। ठीक है, इसलिए ये जो तरीका था हमेशा क्या इसको कैसे लिया गया, फिर बाद में जब फॉर्मेशंस कुछ रिफॉर्म किया गया एजुकेशन सिस्टम को, तब सोचा गया कि केवल अंकों का जो मापन है वो क्या है, नकारात्मकता को दिखाता है, कि सिर्फ हम अंकों से कहा जाता है ना कि अ सीट ऑफ रिजल्ट या अ सीट ऑफ मार्क्स कांट डिसाइड योर फ्यूचर। ठीक है, तो बस वही चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है कि जब हम सिर्फ अंकों की बात करते हैं तो वो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं भी जो टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आएगा उसमें कहीं भी दे कि सिर्फ अंकों के मापन के लिए, तो वो हमेशा नेगेटिव में जाएगा। क्यों? क्योंकि हम बच्चों की हर तरह की ग्रोथ को देखेंगे, होलिस्टिक डेवलपमेंट को देखेंगे। मार्क्स तो ठीक है, मार्क्स तो देखेंगे कि वो सब्जेक्ट्स में कैसा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये भी हम साथ में देखेंगे कि वो अदर एक्टिविटीज़ में कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो जहाँ भी आपको मार्क्स का अंकों का मापन दिखेगा केवल, तो वहाँ पे नेगेटिव होगा और वो आंसर हमारा नहीं हो सकता, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी रहे। ठीक है, नैरो एस्पेक्ट है, ये क्या है, हमारा मापन क्या है, बहुत ही नैरो एस्पेक्ट है। स्कोप इज़ लिमिटेड, इसका स्कोप क्या है, बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है, बच्चे को बस हम पढ़ाई की जो सिलेबस है उसमें ही बांध करके रख रहे हैं। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में हम यहाँ पे बच्चों के लिए क्या बना रहे हैं, कोई लेबल बनाने का काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। ठीक है, ये क्या है, इवैल्यूएशन और असेसमेंट का पार्ट है, मूल्यांकन और आकलन का पार्ट है। यही हमने यहाँ पर देखा कि मापन क्या है, इसका एक छोटा सा बस हिस्सा हम लोग बोल सकते हैं असेसमेंट और इवैल्यूएशन का। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से हुई, मेजरमेंट से हुई, जहाँ पर बस ये ध्यान दिया जाता था कि अंक किस बच्चे के कितने हैं और उसी पर उसकी एबिलिटी को, उसकी क्षमता को डिसाइड कर लिया जाता था। ठीक है, बट प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम लोग देखें तो केवल यह बात नहीं है। ठीक है, जब हम सीबीएसई के रिजल्ट्स को देखते हैं तब हम लोग क्या पाते हैं कि वहाँ पर ग्रेड्स दिए जाते हैं। ग्रेड्स अकॉर्डिंग टू जो बच्चा है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसका क्लास में एटीट्यूड कैसा है, वो स्पोर्ट्स में कैसा रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को भी अब लिया जाता है। ठीक है, तो मेजरमेंट एक नैरो कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग आते हैं आकलन पर। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको समझना जरूरी है। अगर हमारे क्वेश्चन बनेंगे इन सब से तभी हम इन्हें क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे। ठीक है, तो असेसमेंट को हिंदी में हम क्या कहते हैं, आकलन कहते हैं। और आकलन क्या होती है, प्रोसेस ओरिएंटेड होती है। ये बहुत ही सही चीज़ है, ये जो असेसमेंट है वो बहुत ही सही चीज़ है। ये क्या है, प्रोसेस ओरिएंटेड है, प्रक्रिया उन्मुख है। ठीक है, जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है तो उसी दौरान जब हम बच्चे की एबिलिटी या उसकी जो डिफ़िकल्टी, प्रॉब्लम डिफ़िकल्टी है वो सबको फाइंड कर रहे हैं और उसी टाइम उसका निदान भी कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं, तब हम उसे क्या बोलेंगे कि ये आकलन हो रहा है। ठीक है, आराम से हम समझते हैं इसे। टीचिंग लर्निंग पीरियड के दौरान बच्चों की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को जानना व उसका सुधार भी करना। ठीक है, जैसे कि हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट देखते हैं, एफए जो टेस्ट होता है या वीकली टेस्ट हम लोग करवाते हैं। ठीक है, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि बच्चे ने इस टॉपिक में कितना सीखा। जब हमें पता चल गया कि यहाँ कमी रह गई, तो हम फिर क्या करते हैं, उन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को फिर से प्राप्त करने के लिए बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस या फिर कुछ पर्सनल गाइडेंस दे करके हम उन्हें समझाते हैं। ठीक है, तो असेसमेंट हमारा क्या हो गया, प्रोसेस ओरिएंटेड है, प्रक्रिया के दौरान ही की जाती है। ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही होगी। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं बोथ डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। तो डायग्नोस्टिक के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि लर्निंग डिफिकल्टी या लर्निंग गैप को पता लगाना कि बच्चे कहाँ नहीं समझ पा रहे, कहाँ उन्हें कठिनाई हो रही है। तो ये जो असेसमेंट है वही काम करता है, डायग्नोस करने का काम करता है कि आखिर लर्निंग प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। उसके बाद रेमेडियल टीचिंग, जब हमें पता चल जाता है और उसके बाद जब हम उसका उपचार करते हैं, ठीक है, बच्चे को समझाते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे होगी। ठीक है, तो जब उसको करेक्टिव मेजर्स उसके साथ करते हैं तो वो होता है रेमेडियल टीचिंग। तो ये दोनों ही हमारा असेसमेंट में इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि हम उसी क्लास इन्वायरमेंट में ही क्या कर रहे हैं, बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या उनकी गलतियाँ रह रही हैं, उन सबको उसी टाइम समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। टू इम्प्रूव लर्निंग, ठीक है, असेसमेंट क्या होता है, अधिगम को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे हमें क्लास में पता चला कि हाँ ये बच्चा साइंस में अच्छा नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि उसी टाइम उसके लिए क्या करेंगे कि उसकी हेल्प करेंगे, सिंपल सा बात। ठीक है, उसके बाद देखिए फीडबैक का हाई स्कोप है। ठीक है, क्योंकि हम वीकली टेस्ट ले रहे हैं, मान लेते हैं कि हम साइंस का हमने टेस्ट लिया और उसके बाद हमने देखा
कि हाँ ये बच्चा इस टॉपिक को नहीं समझ पाया, जैसे मान लेते हैं कि प्रकाश टॉपिक को वो नहीं समझ पाया, लाइट टॉपिक को नहीं समझ पाया, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, फिर से समझा सकते हैं या फिर उसे फीडबैक दे सकते हैं कि देखो तुम्हारी इतने कम मार्क्स आ रहे हैं इसमें, तो तुम इस चीज़ को क्या करो, इंप्रूव करो, इस चैप्टर को फिर से पढ़ करके आओ। तो फीडबैक का क्या है, इसमें हाई स्कोप है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन और डाटा कलेक्शन फॉर इवैल्यूएशन। ठीक है, तो इवैल्यूएशन जब हम करते हैं, मूल्यों का जब अंकन करेंगे, ठीक है, लास्ट में इवैल्यूएशन कब होता है, एट द एंड ऑफ द कोर्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, इवैल्यूएशन को कब देखा जाता है, हम लोग लास्ट में देखते हैं। तो वही बोल रहा है कि जब हम क्या करते हैं, असेस करते हैं, असेसमेंट होती है जब क्लास में, तो हमें बच्चों के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और डाटा कलेक्शन करने का मौका मिलता है, और यही चीज़ किस में काम आती है, इवैल्यूएशन में काम आती है। इसलिए आपने देखा होगा कि FA के मार्क्स और FA जो होता है हमारा FA1 FA2, ठीक है, तो उन सभी के मार्क्स भी पार्टली किस में ऐड होते हैं, हमारे समेटिव असेसमेंट में ऐड होते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या समझ आया कि जो हमने पूरी प्रोसेस के दौरान, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि एक टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो बच्चों को कई तरह से वो ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो जब ऑब्जर्व करता है तो उसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और डाटा उसके बारे में मिलता है, जैसे कि बच्चे का एटीट्यूड क्लास में कैसा है, क्या वो ग्रुप वर्क अच्छे से करता है। तो ये सारी चीज़ें कब हमें पता चलेगी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही पता चलती है, असेसमेंट के दौरान ही पता चलती है। तो इवैल्यूएशन के लिए हम लोग डाटा भी इकट्ठा कर सकते हैं आकलन करके। ठीक है, सूचनाओं व आंकड़ों को देता है, जिससे अंत में मूल्यांकन करने में क्या होती है, आसानी होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इट इज़ कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, और ये तो मैंने डिस्कस कर लिया। ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, गतिशील होती है। लर्निंग कैन बी इनरिच्ड। फ्लेक्सिबल क्यों होती है, कि बच्चा कुछ नहीं सीख पाया तो हम उसे फिर से उसे बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। ठीक है, तो यही हो गया फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, लर्निंग कैन बी इनरिच्ड। ठीक है, कहने का मतलब है कि अधिगम मान लेते हैं कि एक क्लास में हमने सभी बच्चों को एक सा टॉपिक पढ़ाया, किसी बच्चे की क्या हुई, वो लर्निंग उतनी अच्छे से नहीं हो पाई, तो हम क्या कर सकते हैं कि जब हम आकलन करेंगे, जब हम टेस्ट लेंगे, तो हमें पता चलेगा कि बच्चे की कमी कहाँ रह गई, और उसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, उसे पढ़ा सकते हैं। तो क्या हुई यहाँ पर बात, क्या हुई कि लर्निंग क्या हुई, एनरिच हुई। ठीक है, अधिगम को और बेहतर किया जा सकता है, किसमें, असेसमेंट में। ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जब हम बच्चों का आकलन कर रहे हैं तो वो होता है असेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फॉर्मेटिव इन नेचर होता है। फॉर्मेटिव कहने का वही है, निर्माणात्मक होता है। फॉर्मेटिव मतलब निर्माणात्मक, इसमें हम बच्चों की एबिलिटीज़ ये सब का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लर्निंग गैप्स को क्लियर करने का मौका मिलता है। लर्निंग गैप्स को क्लियर करने का मौका हमें किस में मिलता है, आकलन में मिलता है। ठीक है, तो असेसमेंट हमने देखा। यहाँ पर टाइप्स ऑफ असेसमेंट भी हम एक बार देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ असेसमेंट क्या है हमारा, सबसे पहले है फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसे हिंदी में कहते हैं रूपात्मक आकलन या फिर निर्माणात्मक आकलन। ठीक है, ड्यूरिंग द क्लास होता है, ये क्लास के दौरान होता है, कक्षा के दौरान होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन कहने का मतलब है कि हमें लर्निंग करानी है, उसके लिए हम आकलन कर रहे हैं। हम पहले पता कर ले रहे हैं कि बच्चों की कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, उसके बाद हम जो आकलन कर रहे हैं, तो इसलिए इसे कहा जाता है के लिए, अधिगम के लिए आकलन। ठीक है, हमें इवैल्यूएट कर रहे हैं, मतलब हम असेस कर रहे हैं ताकि हम बच्चों को और बेहतर लर्निंग दे सकें। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अ टाइप ऑफ असेसमेंट दैट रिफर्स टू मॉनिटर द चाइल्ड्स प्रोग्रेस थ्रू आउट द लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस। ठीक है, एक तरह का असेसमेंट का तरीका है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, निर्माणात्मक, निर्माण करेंगे। ठीक है, अ टाइप ऑफ असेसमेंट दैट रिफर्स टू मॉनिटर द चाइल्ड्स प्रोग्रेस। ठीक है, चाइल्ड का प्रोग्रेस कितना हुआ है उसे मॉनिटर करने के लिए थ्रू आउट द लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ये सब हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। ठीक है, टूल्स देखते हैं, क्या टूल्स हैं हमारे जिससे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहने का मतलब क्या है कि हम बच्चों की एबिलिटीज़ का क्या करें, निर्माण करें। ठीक है, कि बस बच्चे क्या हो, बस अंक भर सीमित ना हो। ठीक है, उनकी जो सोच है वो डाइवर्स हो सके। ठीक है, तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं उनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, असाइनमेंट बच्चों को देंगे, असाइनमेंट देंगे तो भी उनका क्या होगा, माइंड डेवलप होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट्स देंगे बनाने, फिर ऑरल क्वेश्चन जब पूछेंगे, तो ऑरल क्वेश्चन जब हम पूछेंगे तो बच्चा अपना कॉन्वर्सेशन स्किल बता सकता है, उसमें जो उसकी नॉलेज है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो ऑरल क्वेश्चन इसमें आ गया। फिर पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो कहने का मतलब है कि बच्चे के मार्क्स का सैंपल या फिर जो भी बच्चा है, बच्चे से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो उनसे ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा फॉर्मेटिव असेसमेंट करने के क्या तरीके हैं, रेटिंग स्केल या एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो हम लोग रिकॉर्ड्स बना करके भी कि हाँ बच्चे ने इसमें इतना परफॉर्म किया। ठीक है, फिर बच्चों से ही उनके साक्षात्कार के द्वारा उनकी प्रॉब्लम्स ये सबको जान सकते हैं। रेटिंग स्केल कहने का मतलब क्या है कि बच्चों को A ग्रेड B ग्रेड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। इसमें निर्माण पर
पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग समेटिव असेसमेंट देख लेते हैं। ठीक है, समेटिव असेसमेंट क्या होता है, संकलनात्मक या योगात्मक होता है, योगात्मक लिख दिया है ना मैंने, योगात्मक कर लीजिएगा। ठीक है, आकलन। ठीक है, संकलनात्मक या योगात्मक आकलन। ठीक है, एट द एंड, ठीक है, एंड ऑफ द सेशन में हम लोग क्या करते हैं, समेटिव असेसमेंट करते हैं, जैसे कि essay 1 essay 2। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, अधिगम का आकलन। ठीक है, अधिगम का आकलन कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमने क्या देखा, असेसमेंट फॉर लर्निंग था ये। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या था कि अधिगम के लिए आकलन कर रहे हैं, आकलन किए, उसके बाद बच्चों को फिर पढ़ाएंगे, उनके अधिगम कराएंगे। ठीक है, लेकिन समेटिव असेसमेंट क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, बच्चों ने कहाँ तक लर्निंग की है उसका आकलन करना। इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है किसका फीडबैक देने का। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है। ओके, तो इसे एकदम नैरो कॉन्सेप्ट में अभी समझना है समेटिव असेसमेंट को। जब हम लोग CCE इसी वीडियो में लास्ट में पढ़ेंगे, तब हम लोग समेटिव असेसमेंट को और अच्छे से पढ़ेंगे, इवैल्यूएशन के अंडर भी पढ़ लेंगे हम इसे। ठीक है, तो असेसमेंट हमने यहाँ पे देखा, असेसमेंट दो तरह से मेन अभी हमने देखा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट निर्माण की बात कर रहे हैं हम लोग, समेटिव असेसमेंट में हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि लास्ट में बच्चा कितना कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारी फुलफिल हुई, बस ये हमें पता चलता है, और एट द एंड हम लोग ये टेस्ट लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, स्व आकलन, जब हम खुद से अपना आकलन करें। ठीक है, जब बच्चे खुद से क्या करें, एनालाइज करें, जैसे कि मॉक टेस्ट देना। ठीक है, जैसे हम लोग भी मॉक टेस्ट देते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि हमने कहाँ गलती की, कहाँ नहीं की, वो हम सेल्फ एनालाइज करते हैं। ठीक है, असेसमेंट एज लर्निंग, इसे क्या कहा जाता है, असेसमेंट एज लर्निंग कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये याद रखना चाहिए। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग हमारा क्या हो गया, वो हो गया हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट, और समेटिव असेसमेंट क्या हो गया, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए पीयर असेसमेंट। पीयर कहने का मतलब होता है कि सहपाठी, जो मतलब साथ में पढ़ते हैं। पीयर ग्रुप कहने का मतलब क्या होता है कि एक एज के जो बच्चे हैं जो अपना ग्रुप बनाते हैं, उसे ही पीयर ग्रुप कहते हैं। अब जब बच्चे ग्रुप में स्टडी करें तो उसे हम क्या बोल देते हैं, पीयर असेसमेंट कह देते हैं। ग्रुप में बच्चे एक दूसरे का आकलन करते हैं, एक दूसरे का जब आकलन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पीयर असेसमेंट कहते हैं। और असेसमेंट एट लर्निंग इसे कहा जाता है। ग्रुप टेस्ट वगैरह हम बच्चों को दे सकते हैं और उससे भी आकलन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 4 का एक ग्रुप बना दे और क्या बोले कि तुम लोग सब एक दूसरे से क्वेश्चन पूछो। ठीक है, तो उन लोगों में ये एबिलिटीज़ भी हम इस पीयर असेसमेंट के थ्रू डाल सकते हैं। ठीक है, तो असेसमेंट का हमने बेसिकली ये देखा। फॉर्मेटिव असेसमेंट बहुत अच्छे से यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसमें कि हम थ्रू लर्निंग मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। समेटिव में हमें उतना स्कोप नहीं मिलता क्योंकि एट द एंड हम ले रहे हैं। ठीक है, और ये सब तो हमने समझ लिया। अब हम लोग इवैल्यूएशन को समझते हैं। हमने मेजरमेंट को देखा, असेसमेंट को देखा, अब इवैल्यूएशन को देखते हैं। इवैल्यूएशन और ब्रॉडर टर्म है असेसमेंट से भी। ठीक है, ओके, यहाँ पर क्या हम देखते हैं कि इट डिटरमाइंस द एक्सटेंट टू विच ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। ठीक है, इवैल्यूएशन भी हमारा क्या हो रहा है, लास्ट में हो रहा है। असेसमेंट क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। लेकिन इवैल्यूएशन हमारा क्या हो रहा है कि कहाँ तक गोल अचीव्ड हुए हैं। ठीक है, उसे बताता है या निर्धारित करता है कि शिक्षण उद्देश्य कहाँ तक पूरे हुए हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड एंड समेटिव। ठीक है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, ये कैसा है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। हमने उसमें क्या पढ़ा था, असेसमेंट में क्या पढ़ा कि वो प्रोसेस ओरिएंटेड है, प्रोसेस थ्रू ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग असेसमेंट किया जाता है। लेकिन ये क्या है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड है कि लास्ट में बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो क्या है, एवेल्यूएशन है। ठीक है, नो फीडबैक, इसमें भी फीडबैक की हमें कोई वो नहीं होती है। रैंक, ग्रेड्स, मार्क्स, ये सब का इसमें क्या होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। कितना अचीवमेंट हुआ बच्चों का वो बताता है। ठीक है, कितना लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे फुलफिल हुए वो बताता है। बट हमें फीडबैक करने का टाइम नहीं मिलता क्योंकि ये भी हम क्या कर रहे हैं, लास्ट में असेस करते हैं। ठीक है, और हमने देखा ना कि ये नेचर से क्या होता है, समेटिव होते हैं। अभी समेटिव असेसमेंट में हमने पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा, जिसमें कि हमने देखा कि वो भी क्या होता है, एट द एंड होता है। तो इवैल्यूएशन अगर हम बोलेंगे तो वो हो गया समेटिव, और असेसमेंट पर्टिकुलरली बोलेंगे कि वो फॉर्मेटिव है या समेटिव, तो वो फॉर्मेटिव में आएगा। ठीक है, भले हमने उसका टाइप से बांट दिया है फॉर्मेटिव समेटिव करके, लेकिन जो हमारा असेसमेंट है वो फॉर्मेटिव इन नेचर है, निर्माणात्मक है, क्योंकि उसको हम थ्रू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कर रहे हैं। इवैल्यूएशन हमारा क्या है, योगात्मक है, क्योंकि हम लोग लास्ट में उसका बस देख रहे हैं कि बच्चे के कितने स्कोर आए, कितना रैंक आया, क्या ग्रेड आई। ठीक है, ये सब कुछ। नेक्स्ट देखते हैं, कितना अचीवमेंट हुआ बच्चों का वो बताता है। फिर जजमेंटल है। ठीक है,
जजमेंटल है दोनों तरीके से, वैल्यूज़ को भी देखता है और मार्क्स को भी देखता है, क्योंकि एट द लास्ट हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों का जो मूल्य रहा, मूल्य कहने का मतलब है कि बच्चे क्लास में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उनका सभी बच्चों के साथ क्या रिलेशन है, वो टीचर्स के साथ कैसा बिहेव करते हैं, डिसिप्लिन कैसा है उनका, ठीक है। तो ये सब क्या है, मूल्यों का भी जज करते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि लास्ट में एकदम हम रिपोर्ट कार्ड ही बस तैयार करके दे रहे हैं, वो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि इवैल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है। फिर मार्क्स, अंकों का भी क्या करते हैं हम लोग, जज करते हैं कि हाँ बच्चे ने यहाँ तक सीखा, इतने मार्क्स इसने लाए, तो हाँ यहाँ तक इसकी लर्निंग क्या हुई है, अचीव हुई है, ठीक है। एट द एंड कर रहे हैं, इसलिए फीडबैक का क्या है, हमें मौका नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इवैल्यूएशन कैसा होना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जो कि आपका क्वेश्चन आया भी था, सतत होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। इसे हम लोग CCE अभी जब पढ़ेंगे तब हम और अच्छे से समझेंगे। इवैल्यूएशन चल ही रहा था तो मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया कि इवैल्यूएशन कैसा होना चाहिए, सतत होना चाहिए, जिससे कि हमें लगातार पता चलता रहे कि बच्चे कहाँ तक सीख पा रहे हैं, कहाँ तक उनकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो सकी है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द कोर्स होता है, जैसे कि फाइनल एग्जाम के टाइम होता है, ठीक है, इवैल्यूएशन। ओके, यहाँ से हमने देख लिया इवैल्यूएशन क्या है, तो ठीक है, इवैल्यूएशन को और अच्छे से हम लोग CCE के थ्रू समझेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट, गुड टेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसे समझ लेते हैं, ठीक है। बहुत ही छोटा सा एक नोट है। पहला है कि ऑब्जेक्टिविटी, अगर हम बच्चों का मूल्यांकन करेंगे तो किसी तरह का हम टेस्ट तो लेंगे ही, और टेस्ट की अच्छी गुण क्या होता है, एक अच्छे टेस्ट की क्या विशेषताएं होती है, तो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, निष्पक्षतावाद होनी चाहिए, सेम लेवल का होना चाहिए। कहने का मतलब है कि हम अगर एक क्लास के बच्चों का एग्ज़ाम ले रहे हैं तो सबके लिए सेम लेवल का एग्ज़ाम, एक तरह का क्वेश्चन पेपर हम क्या करें, तैयार करें, ठीक है, वैसा ही होता है। रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता होनी चाहिए, जो रिजल्ट आए, परिणाम आए, ठीक है, तो ये होना चाहिए कि कोई भी टीचर चेक करे तो अराउंड वही उसका क्या होना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। रिलायबिलिटी होनी चाहिए कि रिजल्ट सही आए उस चीज़ का। टेस्ट हम ऐसा लें कि जिसका रिजल्ट कोई भी चेक करे तो क्या आनी चाहिए, वही आनी चाहिए, ठीक है। तो विश्वसनीयता होनी चाहिए उसमें। वैलिडिटी, ठीक है, मेजर्स करेक्ट थिंग, ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारा मापन करता है बेसिकली रिज़ल्ट का, जो रिज़ल्ट आ रहा है उसकी वैलिडिटी बताता है कि ये रिज़ल्ट क्या सही है या नहीं है, ठीक है। तो गुड टेस्ट क्या होता है, जिसमें ये तीनों चीज़ें, वैलिडिटी कहने का मतलब यहाँ है कि बच्चों की जो एबिलिटीज़ है उसको क्या अच्छे से मेज़र कर पाता है या नहीं, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि बच्चे की एबिलिटी है उसको अच्छे से मेज़र ये कर पा रहा है या नहीं, मापन कर पा रहा है कि नहीं, जिस चीज़ के लिए इस टेस्ट को बनाया गया है वो फुलफ़िल हो पा रहा है या नहीं, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि बच्चों की हम मान लेते हैं कि टेंस या ट्रांसलेशन स्किल्स को ही चेक कर सकें, तो हम जो भी टेस्ट पेपर बनाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि क्या सभी टेंसेस का इनका प्रैक्टिस हो पा रहा है, क्या सभी टेंसेस से क्वेश्चन हम पूछ पा रहे हैं। तो वैलिड उस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा उद्देश्य है उस चीज़ का अगर मापन कर रहा है तो वो वैलिड है। ऑब्जेक्टिविटी हमने समझ लिया कि सेम लेवल होना चाहिए। रिलायबिलिटी होनी चाहिए कि रिजल्ट उसका सही आए, ठीक है। तो ये सब हमने देख लिया गुड टेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग CCE, ठीक है। अब ये हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन इससे बन सकते हैं हमारे। CCE क्या है आखिर, इसे हम कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। आखिर अब ये है क्या, ठीक है, आराम से समझते हैं। इंट्रोड्यूस्ड एज अ स्कूल बेस्ड सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन बाय CBSE इन 2009 विद द इनैक्टमेंट ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के इनैक्टमेंट के साथ ही CBSE के द्वारा 2009 में इसे क्या किया गया, लाया गया, ठीक है। और ये क्या है, स्कूल बेस्ड सिस्टम है एवोल्यूशन का, ठीक है। स्कूल बेस्ड सिस्टम क्या होता है बेसिकली, कि स्कूल के अंदर ही क्या किया जाए, बच्चों का आकलन किया जाए, ठीक है। बच्चे कितने पढ़ पा रहे हैं, सेम ही टीचर उनका क्या करे, आकलन करे। जैसे FA ऐसे ये सब होता है तो वो हमारे स्कूल बाउंड्री के अंदर ही होता है। बेसिकली ये CBSE के द्वारा क्या किया गया, अडेप्ट किया गया, और बहुत ही अच्छी चीज़ है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है। हिंदी में भी देख लेते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CBSE द्वारा 2009 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अध्यादेश के साथ मूल्यांकन के एक विद्यालय आधारित प्रणाली के रूप में पेश किया गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा बात है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है वो CBSE के द्वारा लाया गया 2009 में लाया गया, और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के साथ ही इनेक्ट किया गया है इसे, और विद्यालय आधारित प्रणाली पे बेस्ड है। अब SBA क्या है, स्कूल बेस्ड, A4 क्या था हमारा, ओके असेसमेंट, ठीक है, शायद वही है। तो SBA हमारा क्या है कि प्रणाली की हम बात कर रहे हैं, विद्यालय आधारित प्रणाली की हम बात कर रहे हैं,
तो ये क्या होता है, एक ही स्कूल में टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस हो, ठीक है, और कंडक्टेड बाय स्टूडेंट्स ओन टीचर, स्टूडेंट के जो ओन टीचर हैं वो ही क्या करे, बच्चों का आकलन करे, ठीक है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो क्या करते हैं, पूरे साल ऑब्जर्व करते हैं बच्चों को, करते हैं ना, और एक टीचर से अच्छा कोई नहीं समझ सकता कि कौन बच्चा कैसा है, कौन बच्चा कैसा नहीं है, ठीक है। तो डिसिप्लिन किस बच्चे का कैसा है, हम रेगुलरली एक क्लास में जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं उन बच्चों को, तो हमें सब कुछ आइडिया लगता है, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि कंडक्टेड बाय स्टूडेंट्स ओन टीचर, तभी क्या हो पाएगा कि उनका कॉम्प्रिहेंसिव हम लोग क्या कर पाएंगे, मूल्यांकन कर पाएंगे, ठीक है। अगर बाहर से कोई टीचर आते हैं और चेक करते हैं कॉपीज़ को, तो उस कंडीशन में क्या होगा, या फिर आकर के वो चाहें कि हम पता कर लें कि बच्चे का स्वभाव कैसा है, वो कैसा बिहेव करता है क्लास में, अदर एक्टिविटीज़, तो वो अच्छे से नहीं बता सकते। वो कौन बता सकता है, जो टीचर वहाँ उन्हें रेगुलरली पढ़ा रहा है वही बता सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए स्कूल बेस्ड लाया गया इसे। मूल्यांकन के हर तत्व को स्कूल द्वारा डिज़ाइन किया जाएगा, ठीक है, ये भी बात कही गई इसमें। तो ठीक है, बहुत ही छोटा सा पॉइंट था हमारा। अब देख लेते हैं CCE के बारे में अच्छे से। CCE में दो चीज़ों की हम बात करते हैं, ठीक है। जैसा हमने देखा, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है। जो इवैल्यूएशन हो वो कॉन्टिन्यूस हो, ठीक है, सतत हो। यही बात हमने वहाँ पे क्वेश्चन में देखी, या एक पॉइंट डिस्कस करा था कि इवैल्यूएशन कैसा होना चाहिए, हमारा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। निरंतर हम क्या करते रहें, इवैल्यूएशन करते रहें, ठीक है। और निरंतर इवैल्यूएशन करने के भी दो तरीके होते हैं, एक है FA फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक है हमारा क्या, समेटिव असेसमेंट, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस में हमारा FA और SA का एग्जाम आ जाता है। फॉर्मेटिव भी कराएं, निर्माणात्मक भी कराएं और समेटिव भी कराएं, ठीक है। रेशियो क्या है FA और SA का, CBSE ने क्या अडॉप्ट किया है कि FA का जो वेटेज रहेगा वो 40% रहेगा, और जो SA एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उनका क्या रहेगा, 60% रहेगा, ठीक है। तो 2:3 का रेशियो हमारा यहाँ निकलता है, ठीक है। अब इधर देखते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ एक इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है। वो क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, बच्चों का क्या हो, सर्वांगीण विकास हो, इस पर ये बेस्ड है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव को भी दो तरीके से देख सकते हैं, एक है स्कोलास्टिक, एक है को स्कोलास्टिक। स्कोलास्टिक कहने का मतलब है शैक्षिक क्षेत्र या फिर विद्यालयी क्षेत्र भी इसे कह सकते हैं। कोई स्कोलास्टिक का मतलब क्या हो गया, शैक्षिक क्षेत्र या फिर विद्यालयी क्षेत्र, ठीक है। अब ये क्या होता है, स्कोलास्टिक कहने का मतलब है कि जब हम लोग सब्जेक्ट्स के मार्क्स ये सब देखें, ठीक है, कि बच्चा सब्जेक्ट्स में कितना अच्छा कर रहा है, बेसिकली यहाँ पर उनके कॉग्निटिव डोमेन को चेक किया जाता है, जो कि हमने अभी देखा कि कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन FA और SA के थ्रू जब हम करते हैं तो उनका सब्जेक्टिव नॉलेज भी हमें क्या चलती है, पता चलती है, ठीक है। और वही चीज़ अब हम लोग को स्कोलास्टिक में देखते हैं। को स्कोलास्टिक कहने का मतलब है शैक्षिक क्षेत्र, ठीक है। लाइफ स्किल्स, बच्चों का लाइफ स्किल्स कैसा है, ठीक है, उनका लाइफ के प्रति एटीट्यूड क्या है, वो क्लास में कैसे रहते हैं, यही सारी चीज़ें। वैल्यूज़ कैसी हैं, डिसिप्लिन कैसा है उनमें, कि क्या वो क्लास में डिसिप्लिन रहते हैं या साइलेंस बना के रखते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़, वो स्पोर्ट्स में कैसे हैं, फाइन आर्ट्स डांस में कैसे हैं, पेंटिंग में कैसे हैं, ये सभी चीज़ों को भी ये फोकस करता है, ठीक है। एटीट्यूड कैसा है उनका, ठीक है, वेलनेस कैसी है, ठीक है, हेल्थ कैसी है उनकी, क्या वो हमेशा क्लास में बीमार रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग क्या किस में देखते हैं, को स्कोलास्टिक में देखते हैं। आर्ट कल्चर में कैसे हैं या फिर सर्विस एक्टिविटीज़ उनकी कैसी है। तो को स्कोलास्टिक क्या हो गया, एक बहुत ही डाइवर्स डोमेन हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसमें हम लोग हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं बच्चों की, ठीक है। स्कोलास्टिक आपने समझ लिया होगा, जब हम लोग कॉग्निटिव डोमेन की बात कर रहे हैं कि बच्चों के संज्ञान का कितना विकास हुआ, बुद्धि की जब हम सिर्फ बात कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, हमारा स्कोलास्टिक हो गया, जिसमें कि सब्जेक्ट ये सब का हम लोग टेस्ट लेते हैं। FA और SA हो रहा है, ठीक है। और FA SA में जो मार्क्स से हम लोग सब्जेक्ट में बैठा रहे हैं वो हमारा स्कोलास्टिक में आ गया। को स्कोलास्टिक में क्या आ गया, जो हम लोग रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं तो उसमें जो हम लोग एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के बारे में ग्रेड्स जो देते हैं कि हाँ स्पोर्ट्स में ये बच्चा क्या है, A है, ठीक है, डिसिप्लिन में ये बच्चा क्या है, B है। तो ये सब हमारा किस में आ गया, कॉम्प्रिहेंसिव में, कॉम्प्रिहेंसिव के को स्कोलास्टिक डोमेन के अंदर आता है, ठीक है। तो स्कोलास्टिक, को स्कोलास्टिक ध्यान रखना है कि क्या होता है, शैक्षिक क्षेत्र में आ जाएगा स्कोलास्टिक, और को स्कोलास्टिक किस में आ जाएगा कि अदर जो भी शिक्षण के अलावा भी जो सारी चीज़ें हैं जो बच्चों में होनी चाहिए तो वो सारी इसमें इंक्लूड की गई, ठीक है। और CCE का मेन जो मोटो था कि बस इस चीज़ पर ध्यान न दिया जाए कि बच्चा बस एक किताबी कीड़ा बना रहे, ठीक है। इसका गोल क्या है कि सब तरह से सर्वांगीण विकास हो। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा है अगर पढ़ने में अच्छा नहीं है लेकिन वो गिटार बहुत अच्छा बजाता है या फिर सिंगिंग में बहुत अच्छा है, तो भी उन्हें क्या मिले, उस चीज़ की वैल्यू मिले और उस टैलेंट को भी क्या किया जाए, आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो इसके लिए CCE को अडेप्ट किया गया, बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। आप लोग खुद ही पढ़कर
करके भी समझ रहे होगे कि इससे बच्चों को क्या होती होगी, बहुत हेल्प होती होगी, ठीक है। और हमारा जो NEP 2020 आया उसमें भी कुछ इस तरह की ही बातें की गई है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया गया है, ठीक है। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, जो कि मैंने बोला था आप लोगों को कि जो भी हमारे रिफॉर्म्स हुए हैं टीचिंग में, एजुकेशन पर, ठीक है, जो भी आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है, जैसे बुनियादी शिक्षा से बना था या फिर चार्टर एक्ट अधिनियम से बना था, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड एक्ट्स वगैरह हैं, फंडामेंटल राइट में क्या कहा गया है, ड्यूटीज़ में क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। वहाँ पर हम लोग NEP को भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, कि कहीं अगर उससे क्वेश्चन बने तो हम बना सकें। ओके, यहाँ पे 2-3 बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। क्या है, पूरे देश में कब लागू हुआ ये CCE, तो 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं RTE 2009 की धारा, RTE कहने का मतलब राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारा 2009 की धारा 29 के 1 में CCE की बात की गई है, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रख लेना है, हो सके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने सह शैक्षिक गतिविधियों की बात की गई, ठीक है, तो 2005 में सबसे पहले NCF जो करिकुलम फ्रेमवर्क था हमारा, उसमें इसकी बात करी गई, ठीक है। तो अभी बहुत डेप्थ में मत जाइए कि NCF क्या था, ये वो क्या था, ठीक है, उतना ज़्यादा आप लोगों से नहीं पूछेगा, बस ये सब MCQs टाइप्स में याद कर लीजिए कि ये सारी चीज़ें क्या थी, क्योंकि देखिए इवैल्यूएशन से 2-3 क्वेश्चन बना है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ इससे क्वेश्चन आएगा, तो ज़रूरी है कि हम लोग क्या करें, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको असेसमेंट, इवैल्यूएशन, मेजरमेंट, CCE क्या होता है, SBA क्या होता है, ठीक है, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है, 4-5 MCQs की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कैसे आखिर हम लोग क्या करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करें, इस तरह के क्वेश्चन को। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएशन दैट मॉनिटर्स द लर्निंग प्रोसेस ड्यूरिंग टीचिंग इज, ठीक है, ऐसा मूल्यांकन जो शिक्षण के दौरान सीखने की प्रगति पर नज़र रखता है, ठीक है, ऐसा मूल्यांकन जो शिक्षण के दौरान, ठीक है, पढ़ाने के दौरान जो सीखने की प्रगति पर ध्यान रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, समेटिव एवैल्यूएशन कहते हैं, फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन कहते हैं, प्लेसमेंट एवैल्यूएशन कहते हैं, योगात्मक, निर्माणात्मक, नियोजन, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि जब लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही हम क्या कर रहे हैं, बच्चों का इवैल्यूएशन कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं कि बच्चे कहाँ तक सीख पा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, निर्माणात्मक या फिर फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन कहते हैं, ठीक है। ओके, समेटिव एवैल्यूएशन क्या होता है, एट द एंड जो करते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आगे। क्या है, फॉर हुम इज़ इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन में किन के लिए, फॉर हुम इज़ इवैल्यूएशन, ठीक है, इवैल्यूएशन किन, शिक्षण में इवैल्यूएशन क्यों, किस लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन अमंग स्टूडेंट्स के बीच भेदभाव करने के लिए क्या मूल्यांकन की आवश्यकता है, असेसमेंट फॉर टीचिंग, ठीक है, क्या शिक्षण के लिए हमें असेसमेंट जो करनी होती है, आकलन करनी होती है, उसके लिए इवैल्यूएशन है। रैंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स, क्या बच्चों की क्रम सेट करने में इम्पॉर्टेंट है। गेटिंग बेटर मार्क्स, क्या अच्छे मार्क्स लाने पर फोकस्ड है ये। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रैंकिंग, मार्क्स और डिस्क्रिमिनेशन ये सब काइंड ऑफ क्या है, नेगेटिव सेंस में जा रहा है, ठीक है ना। हमें मार्क्स वाली चीज़ें हम लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देनी है, ठीक है, क्योंकि एक नेगेटिव सेंस में आता है। रैंकिंग भी वही है, डिस्क्रिमिनेशन तो खैर है ही नेगेटिव। तो यहाँ पे सबसे परफेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाता है, असेसमेंट फॉर टीचिंग, ठीक है। असेसमेंट फॉर टीचिंग, शिक्षण के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए जो हम आकलन करते हैं वो मेन है एवैल्यूएशन के लिए, ठीक है। एवैल्यूएशन का कारण क्या है, वही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशन रिफर्स टू असेसमेंट ऑफ, असेसमेंट में एक एस मैंने छोड़ दिया है, मुझे PDF रिवाइज कर लेनी चाहिए ना। मुझे लगता है कि मैं जो भी लिख रही हूँ बिल्कुल सही है, फिर जब मैं पढ़ाने लगती हूँ PDF रिवाइज़ नहीं करती और फिर मैं देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। तो बस ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है ना। कॉम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशन रिफर्स टू असेसमेंट ऑफ, ठीक है, जो सतत व्यापक मूल्यांकन करते हैं हम लोग, वो क्या दर्शाता है, को करिकुलर एक्टिविटीज़, एकेडमिक सब्जेक्ट्स, बोथ स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक, ठीक है। को करिकुलर एक्टिविटीज़, हाँ इसे बताता है, लेकिन सिर्फ को करिकुलर एक्टिविटीज़ को नहीं बताता, ठीक है। एकेडमिक सब्जेक्ट, हाँ बिल्कुल इसे भी बताता है, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है वो सबसे सही है कि स्कोलास्टिक भी है, को स्कोलास्टिक भी है, ठीक है। शैक्षिक और सशैक्षिक दोनों चीज़ों को ये बताता है कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द प्राइमेसी ऑफ असेसमेंट इज, मूल्यांकन की प्रधानता क्या है, ठीक है। डायग्नोसिस एंड फीडबैक, निदान और प्रतिक्रिया देना। इम्प्रूविंग स्कोर, स्कोर को बढ़ाना। रैंकिंग करना स्टूडेंट्स की। डिस्क्रिमिनेशन करना। तो काइंड ऑफ पहले जैसा ही क्वेश्चन है, ऑप्शन थोड़ा हमारा चेंज है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोगों को भी समझ आ गया होगा कि निदान और प्रतिक्रिया हमें करनी है। इम्प्रूविंग स्कोर्स नहीं, रैंकिंग स्टूडेंट की रैंकिंग करना नहीं, डिस्क्रिमिनेशन करना नहीं, ठीक है। तो डायग्नोसिस और फीडबैक करना हमारा असेसमेंट का मेन ये है, ठीक है। आकलन की जो प्रक्रिया है उसमें हम लोग क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है, कि बच्चों की लर्निंग डिफ़िकल्टी क्या है, और उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं ताकि बच्चा उसमें क्या कर सके, सुधार कर सके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोडक्ट ओरिएंटेड कौन है, ठीक है। बताइए इसमें से प्रोडक्ट ओरिएंटेड कौन है, असेसमेंट है या इवेल्युएशन है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया था, प्रोसेस ओरिएंटेड क्या होता है और प्रोडक्ट ओरिएंटेड क्या होता है। तो आप लोग बताइए, प्रोसेस ओरिएंटेड हम किसे कहते हैं, असेसमेंट को कहते हैं या इवैल्यूएशन को, या फिर और प्रोडक्ट ओरिएंटेड किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। सिंपल लिखना है कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड डैश ये होता है, प्रोसेस ओरिएंटेड ये होता है डैश, ओके। तो ये हमारा प्यारा सा टॉपिक कंप्लीट होता है। थोड़ा सा लेंदी सा टॉपिक था, मुझे नोट्स बनाने में थोड़ा टाइम लग गया, एंड कल नाइट में मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगी, बट पता नहीं मुझे कैसे नींद लग गई। अराउंड 11 मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया था, बट कोई नहीं, होती रहती हैं चीज़ें, ठीक है। एंड आई विल ट्राई टू पोस्ट मोर वीडियोस ताकि आप लोग का जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके सिलेबस, ठीक है। आप लोगों को एक और बात कहूँगी कि आप लोग MCQs की प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। ये थ्योरी जो हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड कि हम लोगों का क्या हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रहा है, ठीक है। लेकिन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी कोई बुक वैसे अवेलेबल नहीं है। अगर हो पाई, अगर मेरी किसी फ्रेंड से मुझे मिलती है तो मैं ऑफकोर्स उससे दे दूँगी, क्योंकि जिनके पास बुक नहीं है उन्हें MCQ सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर थोड़ा सा सर्च करने में यूट्यूब पर हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। तो ये सारी थोड़ी थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन हाँ आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा क्या बोल सकते हैं, इंथुजियास्ट रहना पड़ेगा। अच्छा स्कोर करना है तो अपने साइड से भी मेहनत पूरी करनी होगी, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।